Hello everyone, my name is Jai Singh and I am associated with Navota Learning Initiative. Today we begin our journey into one of the most fundamental and powerful areas of computer science, which is data structure and algorithms. This is our day one and I am thrilled to have you all are here. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं जय सिंह आपको डीएसए पढ़ाऊंगी। ठीक है। और आप लोगों ने ही हमारे कंपनीज में जितने भी मेंबर्स हैं आप लोगों ने उनको बोला था कि आप लोगों को डीएसए पढ़ना है, तो सो मैं आज यहाँ पे आ गई। तो आप लोग भी अपनी एनर्जी के साथ अपने पूरे मतलब ताकत के साथ ये इस पे ज्यादा गौर करना देखो, क्योंकि डीएसए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। डीएसए डेटा साइंस में, एआई में हर जगह रोल होता है, क्योंकि इसमें एल्गोरिथम्स वर्क होती है। डीएसए में सबसे ज्यादा एल्गोरिथम्स पार्ट लेता है। तो सो किसी भी टाइम को बिना बर्बाद किए हम अब अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि इंट्रोडक्शन टू डीएसए है। ठीक है। आप आपको क्या लगता है कि डीएसए का मतलब क्या होगा? देखो, डीएसए को हम पहले एक टू टाइप्स में बांटेंगे, जो कि हमारा रहेगा फर्स्ट टॉप फर्स्ट टाइप्स में रहेगा हमारा डेटा स्ट्रक्चर एंड दूसरे टाइप में हमारा रहेगा एल्गोरिथम्स। राइट। हेलो एवरीवन। सो आप लोग अब मुझे स्क्रीन पे भी देख देख सकते हैं, और अब मैं अपना यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ। राइट। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स क्या होता है? देखो, डेटा स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि हम कैसे अपने डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, कैसे कहाँ पे स्टोर करते हैं, उसको हम डेटा स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। राइट। और एल्गोरिथम्स क्या होता है? एल्गोरिथम्स वो होता है जो कि एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, जिससे कि हम कोई भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मानो कि आप लोगों के जब एग्जाम्स आ रहे होते हैं, जब सेमेस्टर से एग्जाम आ रहे होते हैं, तो आप लोग क्या करते हैं? राइट। तो आप लोग एक करते हैं ना, जैसे कि डेट शीट आती है तो आप लोग एक प्लान बनाते हैं कि फर्स्ट चीज की हम पहले इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, इस सब्जेक्ट में हम इस चैप्टर को लेंगे। जैसे ही हमारी ये यूनिट खत्म हो जाएगी तो हम उस यूनिट के दूसरे पार्ट में जाएंगे, और जैसे ही आपका ये पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है तब आप क्या करते हैं? तब आप एग्जाम देने के लिए जाते हैं, और जो भी आप लोगों ने जो भी पढ़ा होगा वो चीज़ आप एग्जाम में लिख के आते हैं। वही बात है, सेम चीज इसी में इम्प्लीमेंट होती है कि एल्गोरिथम एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, जो कि हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और डेटा स्ट्रक्चर वो होता है कि जिसमें कि हम ये चीज बताते हैं कि कैसे हम डेटा को स्टोर करते हैं और कैसे हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। राइट। और डीएसए स्टैंड्स फॉर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स होता है। अब हम यहाँ पे डेफिनेशंस पढ़ेंगे, जो कि मेरे दिए हुए नोट्स में लिखे हुए हैं। ठीक है। या तो आप इनको अ, देख के लिख सकते हैं, या नहीं तो आप मुझे कमेंट करिएगा कि सेंड मी दी पीडीएफ। सो मैं आपके जो भी ऑफिशियल मेल होगा उस पे हम आपको ये लिंक भेज देंगे। ठीक है। So let's start. Data structure. Data structure is about how data can be stored in different structures. मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया था कि कैसे एक डेटा को हम स्टोर करते हैं और कैसे डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पर रखते हैं। स्ट्रक्चर्स का मतलब आप समझ रहे हैं कि स्ट्रक्चर्स क्या होता है? स्ट्रक्चर्स का मतलब जैसे कि आप कहीं फाइल में रख रहे हो, चाहे कहीं कहीं आप फोल्डर्स में रख रहे हो, तो उन सबको स्ट्रक्चर्स बोलेंगे। कि जैसे कि आपने एक फाइल को रखा है, एक फाइल को आपने कहाँ रखा है, एक पर्टिकुलर फोल्डर्स पे रखोगे ना, तो उसी को हम यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। एल्गोरिथम्स। एल्गोरिथम्स इज अबाउट हाउ टू सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम्स ऑफन बाय सर्चिंग थ्रू एंड मैनिपुलेटिंग डेटा स्ट्रक्चर्स। एल्गोरिथम्स का मैंने नॉर्मली सा बोला था कि एक ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, और ये कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। और ये सॉल्व करता है डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स को, और उसमें सर्चिंग करता है कि कैसे ये एल्गोरिथम्स को हम कैसे इम्प्लीमेंट करें, क्या स्टेप्स लाएं, जिससे कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो सके। ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है, थ्योरी अबाउट डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स हेल्प अस टू यूज लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा टू सॉल्व प्रॉब्लम इफिशिएंटली। जो मैंने आप लोगों को बताया, जो कि डेटा डीएसए जो होता है, वो हमें लार्ज अमाउंट ऑफ जो डेटा होता है उनको उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम हमारा सबसे बड़ा रोल डीएसए ही करता है। डीएसए देखो, आप लोग इंटरेस्टिंग लेके पढ़ेंगे ना, तो डीएसए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जैसे कि मैं आप लोगों को ये इंग्लिश वाले नोट्स भी दे दूंगी, बट आप इसको थोड़ा इंग्लिश वे में समझे, थोड़ा हिंदी वे में समझे, जिससे कि अगर आपको ये हिंदी में भी समझ में आ जाता है तो खुद के वर्ड्स में आप लिख सकते हैं। राइट। तो इजी रह सकता है ये चीज। और चलो इसके आगे हम पढ़ते हैं।
डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम इज अ फंडामेंटल कंसेप्ट इन कंप्यूटर साइंस। ये चीज बिल्कुल सही है कि डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम जो होते हैं वो कंप्यूटर साइंस का एक फंडामेंटल कोर होता है, क्योंकि जो कि हर चीज में काम आती है। प्रोग्रामिंग दैट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इफिशिएंटली। ये क्रूशियल रोल निभाता है, जो कि जितने भी हार्ड टू हार्ड प्रॉब्लम्स आती हैं उनको इजी वे में ये सॉल्व करता है, डीएसए हमारा। It forms the backbone of software development, enabling developers to write optimized and scalable code. इससे पहले क्या होता है कि ये जो डीएसए होता है ये एक बैकबोन है, क्योंकि पहले हम ये स्टेप्स बनाते हैं। स्टेप्स बनाने के बाद में हम इसके अंदर कोड्स लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि पहले आप मैंने आपको अभी एग्जाम का बताया कि आप जब एग्जाम की डेटशीट आप लोगों की आती है तो पहले आप सब कुछ बनाते हो कि इतने दिन में ये कवर करेंगे, इतना टाइम हम एक सब्जेक्ट को देंगे, इतना टाइम हम दूसरे सब्जेक्ट को देंगे। तो वही चीज इसके अंदर भी आती है, जो कि मेनली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर, एआई के अंदर, डेटा साइंस के अंदर, हर चीज में डीएसए काम आती है। अब आपके आगे वाले सेमेस्टर्स की एग्जाम्स में जैसे ही आप थर्ड ईयर में आएंगे तो वैसे ही आपके डेटा साइंस आ जाएगी, और उसके साथ में एआई आ जाएगा। तो एआई में भी थोड़ा सा एल्गोरिथम्स का वर्क यहाँ पे हमारा डीएसए करता है। अगर एक बार आपको डीएसए आ गई ना तो सच में बिल्कुल सिंपल सोवर रहता है ये वाली चीज। ठीक है, अब ये सब तो देख लो आप पढ़ लेना। जैसे कि मैं रीडिंग मार लेती हूँ। इट फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इनेबलिंग डेवलपर्स टू राइट ऑप्टिमाइज एंड स्केलेबल कोड। लेट्स गो डीपर इनटू व्हाट डीएसए इनिशियल्स एंड व्हाई इट इज इनिशियल फॉर प्रोग्रामर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब हम हमारा दूसरा टॉपिक आता है व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर। मेनली कोडली में समझते हैं हम कि व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होता है। अ डेटा स्ट्रक्चर इज अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टोरिंग डेटा इन अ कंप्यूटर सो इट कैन बी एक्सेस एंड मॉडिफाइड इफिशिएंटली। ठीक है, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर एक ऐसा वे ऑफ ऑर्गेनाइज एक वे है जिसमें कि हम डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। हम उसको स्टोर भी कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर, जिसमें कि हम उसके अंदर एक्सेस कर सकते हैं, या हम उसके अंदर कोई भी चेंजेस कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, या अपडेट कर सकते हैं। हम इजी वे में कर सकते हैं अगर डेटा कहीं स्टोर हो तो। ठीक है, उसी को डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स आर सुइटेड फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स जो होता है वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ एप्लीकेशंस पे कंफर्टेबली सूट हो जाता है। ठीक है, द चॉइस ऑफ अ data structure can significantly impact the performance of an algorithm. We structure data in different ways depending on what data we have and what we want to do with it. ठीक है, इसका मतलब हो गया है कि हमारे पास जो भी डेटा होता है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का डेटा है, और वो कैसे टाइप में हम उसको सेट करें, उसी को हम स्ट्रक्चर बोलते हैं, जो कि हमारे पास बहुत सारी वेज है। जैसे कि लाइक यहाँ पे देख लो, आपके सामने एक डायग्राम आ रहा होगा, ईमा, कर्ल, कैटे एंड लर्स। ठीक है, ये पेरेंट्स के नाम है जो कि इंग्लिश में है, ब्रिटिशर्स के हैं। ठीक है, जैसे कि जहाँ पे ये ईमा दिया हुआ है, ईमा पे देख लीजिए जहाँ पे आपके दादा, और कर्ल में आपकी आ जाती है दादी। ठीक है, और केट में आपके नाना, और लार्ज में आपकी नानी आ जाती है। ठीक है, जहाँ पे आपके दादा दादी नाना नानी है। ठीक है, आप लोग इस बात को समझना कि एक ये फैमिली ट्री है, राइट। जहाँ पे यहाँ पे आपके आ जाते हैं दादाजी, दादी जी, नाना जी, नानी जी। दादा दादी से फॉर्म होते हैं आपके पापा, नाना नानी से आपके फॉर्म होते हैं मम्मी। ठीक है, और जब आपके पापा और आपकी मम्मी, मेरे पापा और मेरी मम्मी जब फॉर्म होते हैं तो मैं आती हूँ यहाँ पे। इसी वे से हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। ये और भी वेज है। ठीक है, इसको हम और भी टाइप्स ऑफ ट्रीज में यूनिट सेकंड में पढ़ेंगे। यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड में होगा ये चीज, हम और वे में पढ़ेंगे। पर आप ये समझ लो कि हम ऐसे डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब उसी चीज को हम यहाँ पे थ्योरेटिकल पढ़ते हैं। इफ वी वांट टू स्टोर डेटा अबाउट पीपल वी आर रिलेटेड टू, वी यूज अ फैमिली ट्रीज एज द डेटा स्ट्रक्चर। वी चूज अ फैमिली ट्री एज द डेटा स्ट्रक्चर बिकॉज वी हैव इंफॉर्मेशन अबाउट पीपल वी आर रिलेटेड टू एंड हाउ दे आर रिलेटेड, एंड वी वांट एन ओवरव्यू so that we can easily find a specific family member several generations back. ठीक है, अब ये चीज होगी जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि डेटा स्ट्रक्चर्स ऐसे ऐसे वर्क करता है, और बहुत सारे टाइप्स के स्ट्रक्चर्स इसमें आएंगे जो कि हम यूनिट थर्ड में पढ़ेंगे शायद से। हाँ, उसी में पढ़ेंगे तो उसी में हम और डेप्थ में जाएंगे। ठीक है,
यही चीज बार बार आ रही है। देखो यहाँ पे भी इस वाले पॉइंट पे भी यही आ रहा है कि डेटा स्ट्रक्चर गिव अस द पॉसिबिलिटी टू मैनेज लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा एफिशिएंटली फॉर यूज सच एज लार्ज डेटाबेसेस एंड इंटरनेट इंडेक्सिंग सर्विसेज। ठीक है, वही बात हो गई कि जो जितने भी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जो होंगे उनको इफिशिएंटली स्टोर और उसको मैनेज करके रखना सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर ही करता है, और उनको फाइंड करना भी बहुत इजीली होता है डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू ही। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर आज दूसरा पॉइंट आता है, डेटा स्ट्रक्चर्स आर एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स इन क्रिएटिंग फास्ट एंड पावरफुल एल्गोरिथम्स। दे हेल्प इन मैनेजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डेटा, रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी एंड इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। बिल्कुल सही। डेटा स्ट्रक्चर एंड आर एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स इन क्रिएटिंग फास्ट एंड पावरफुल एल्गोरिथम्स। ये बहुत ही जल्दी एक फास्ट एल्गोरिथम बनाता है और जो कि बहुत पावरफुल होता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, आपका इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, या स्नैपचैट हो गया, वो ऐप कैसे बना? वो डायरेक्टली कोड बैठा के तो बन नहीं सकता है, पहले उसका एल्गोरिथम बना होगा। अलग अलग लोगों ने अलग अलग विचारें प्रेजेंट की होंगी, उस एल्गोरिथम को एक चीज में फिट किया कि पहले हम ये करेंगे, ये चीज डालेंगे, और यूजर्स कैसे अपनी प्राइवेसी को सेव कर सकते हैं, पब्लिक अकाउंट, प्राइवेट अकाउंट, इन सबको मैनेज करना। पहले एल्गोरिथम बना था, उसके बाद में कोड इम्प्लीमेंट हुआ था। पहले कोड बना था, उसके बाद में इम्प्लीमेंट हुआ था। तो आपको बेसिकली याद रखना है कि जैसे ही कोई भी एक टॉपिक आता है, पहले उस टॉपिक को सीरियसली में समझ जाओ। समझने के बाद में अगर आपके पास कोई भी एल्गोरिथम लिखने के लिए आता है तो सिंपली आप लिख सकते हैं, क्योंकि आपको उस टॉपिक के बारे में पता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं कि व्हाट इज एल्गोरिथम। Algorithm is defined as a process or set of well-defined instruction that are typically used to solve a particular group of problems or perform a specific types of calculations। देखो, एल्गोरिथम जो होता है एक सिंपल से प्रोसेस होता है जिसमें कि वो इंस्ट्रक्शन बताता है कि हम एक पर्टिकुलरली क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें या कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। ठीक है, और एक परफेक्टली एक कैलकुलेशंस को भी सॉल्व करने में हेल्प हमारा एल्गोरिथम होता है। जैसे कि मैंने आपको इंस्टाग्राम का भी एग्जांपल दिया कि पहले एल्गोरिथम बनता है, उसके बाद में कोड बनता है, कोड बनने के बाद जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो एक सक्सेसफुली एक ऐप बनता है। हर कोई ऐप बनने से पहले पहले उसका पहले एल्गोरिथम बनता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखते हैं, मैंने एक एग्जाम्पल तो दिया था, एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। स्पॉटिफाई एल्गोरिथम एनालाइजेस योर लिसनिंग हैबिट टू आइडेंटिफाई योर फेवरेट जनरीज एंड आर्टिस्ट। इट देन कंपेयर these preferences with those of users who have similar taste to suggest new songs you might like। वही बिल्कुल सेम चीज होगी जैसे कि आप लोग इंस्टाग्राम पे देख लीजिए, इंस्टाग्राम पे रील पे जैसे कि आपने एक रील को सेव करके रखा है। ठीक है, भले ही आप बाद में नहीं देखते हो, आपने सेव किया, उसके बाद वो रील जो बाकी रील्स आएगी उसी से रिलेटेड आएगी। क्यों? क्योंकि इंस्टाग्राम के अंदर एक ऐसा एल्गोरिथम सेट किया हुआ है कि अगर कोई भी यूजर किसी चीज से रिलेटेड अगर उसे वो चीज अच्छी लगती है, ठीक है, अगर वो उस चीज को ज्यादा देखना चाहता है, तो फिर वही वही चीज रिपीट होती है। और ये किस लिए हुआ? क्योंकि वो ऐसा एक एल्गोरिथम सेट किया गया था। ठीक है, द प्रोसेस इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग डेटा ऑन द म्यूजिक यू प्ले, एनालाइजिंग दिस डेटा टू discrete patterns and using these insights to generate a personalized playlist such as your डिस्कवर वीकली। ठीक है, आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिथम्स देखते हैं कि एल्गोरिथम्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, algorithms in DSA are designed with several key characteristics in mind to ensure they perform efficiently and effectively। बिल्कुल सिंपल सा है कि एल्गोरिथम्स के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। मेनली सिर्फ आपको ये रीड करना है, मेरे को नहीं लगता कि ये आ सकता है, फिर भी आप ये चीज़ रीड कर लें। ठीक है, पहली हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एल्गोरिथम क्या क्या आती है? करेक्टनेस, एफिशिएंसी, फिट, फाइनेटनेस, इनपुट, जनरलिटी, आउटपुट एंड डिफाइटनेस। फर्स्ट जो आता है, फर्स्ट में हमारा क्या लिखा हुआ है? एन एल्गोरिथम मस्ट प्रोवाइड द करेक्ट आउटपुट्स फॉर ऑल पॉसिबल वैलिड इनपुट्स। दिस मीन्स इट शुड सॉल्व द इंटेंट प्रॉब्लम इफेक्टिवली विदाउट एरर्स। करेक्टनेस का मतलब क्या होता है कि एक एल्गोरिथम जो होता है वो एक प्रोवाइड कराता है कि कुछ भी आउटपुट हो उसका सही सही वैलिड इनपुट आए, बिल्कुल सही वे में। इसका मतलब कि ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना जिसमें कि कोई भी एरर ना आए। इफिशियंसी का मतलब क्या होता है? इफिशियंसी pertains टू हाउ वेल एन एल्गोरिथम यूजेस
Computational resources such as time, space, and an efficient algorithm runs quickly and uses minimal memory, which is crucial, especially in resources constrained environments. मेनली इफिशियंसी में क्या होता है कि इफिशियंसी में आपका बताता है कि आपका एल्गोरिथम बनाने में या इम्प्लीमेंट करने में आपका कितना टाइम जा रहा है, कितना आपका स्पेस लग रहा है, जैसे कि इसमें आपका कॉम्प्लेक्सिटी टाइम्स वगैरह आएंगे, वही चीज इससे रिलेटेड होगी इफिशियंसी से। फाइनाइटनेस का मतलब क्या हो गया? एन एल्गोरिथम मस्ट ऑलवेज टर्मिनेट आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। मतलब कि फाइनाइटनेस का मतलब क्या हो गया कि अ एल्गोरिथम मस्ट ऑलवेज टर्मिनेट आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, मतलब कि कोई भी एक एल्गोरिथम होगा वो एक फाइनाइट नंबर के बाद में, मतलब एक फाइनाइट स्टेप्स के बाद में टर्मिनेट हो जाएगा। जैसे कि इफ एल्स कंडीशंस पे हो जाता है कि अगर ये आपका कंडीशन ट्रू हुआ तो ये प्रिंट हो जाएगा, अगर आपका ये कंडीशन ट्रू फॉल्स हुआ तो आपका ये कंडीशन प्रिंट होगा। अगर आपका इन दोनों में ही फिट नहीं हुआ तो वो एक लूप के बाहर आ जाता है, वही चीज ये हो गई। देन हमारा आता है डिफाइन नेटनेस का। each step of an algorithm must be preciously defined. The actions to be performed must be rigorously and specified for each step of conditions। जैसे कि इसके अंदर आता है इनपुट्स, आउटपुट्स, जनरलिटीज वगैरह आती हैं। अब हम ये चीज देखते हैं, मेन टॉपिक ये आ गई है, ठीक है। क्रिएटिंग एन एल्गोरिथम्स। क्रिएटिंग एन एल्गोरिथम्स मतलब कि एल्गोरिथम्स को कैसे क्रिएट किया जा सकता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारा एल्गोरिथम एक लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है, तो इसके अंदर हम मेनली एक स्टेप्स वगैरह लिखते हैं, जो कि एक उसके अंदर भी लॉजिक्स होने चाहिए कि हम एक प्रॉब्लम की परफेक्ट सॉल्विंग दे सके, ठीक है। बट बिफोर राइटिंग एन एल्गोरिथम कीप द फॉलोइंग पॉइंट्स इन माइंड। आपको एल्गोरिथम लिखने से पहले आपको एक पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे कि एल्गोरिथम्स को बिल्कुल क्लियर और बिल्कुल लॉजिक वे में प्रेजेंट करना चाहिए, ठीक है। और वहां पे देयर शुड बी जीरो और मोर वेल डिफाइंड इनपुट्स इन एन एल्गोरिथम्स, मतलब कि वहां पे जीरो या कोई भी एक वेल डिफाइंड इनपुट्स के साथ में आप एल्गोरिथम को शो करोगे, ठीक है। एन एल्गोरिथम मस्ट प्रोड्यूस वन और मोर वेल डिफाइंड आउटपुट्स दैट आर इक्विवेलेंट टू दी desired outputs after the specific numbers of steps algorithm must ground to a halt। इसका मतलब क्या होता है? थर्ड पॉइंट का मतलब कि आपका एल्गोरिथम जो होगा वो एक से ज्यादा आउटपुट्स को प्रेजेंट कर सकता है, जिसमें कि एक स्पेसिफिक नंबर्स ऑफ स्टेप्स में या एल्गोरिथम्स में प्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। और मेनली चीज भी, मेनली चीज यहाँ पे आ जाती है, जैसे कि एल्गोरिथम मस्ट स्टॉप और एंड आफ्टर अ फाइनाइट नंबर्स ऑफ स्टेप्स, ये पहले ही बता चुकी थी मैं। इन एन एल्गोरिथम स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस शुड बी सप्लाइड एंड दे शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ एनी कंप्यूटर कोड, ठीक है। एक चीज ये हो गई कि क्रिएटिंग एन एल्गोरिथम बनाने से पहले आपको ये सारी चीजें ध्यान देनी पड़ेगी, ठीक है। फिर उसके बाद में आप लोगों का आता है कि एल्गोरिथम के इंपॉर्टेंट कैटेगरीज क्या होते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट कैटेगरीज एल्गोरिथम में मेनली 5 आते हैं, जिसमें कि फर्स्ट हमारा सर्च रहता है, सेकंड हमारा शॉर्ट रहता है, थर्ड हमारा इंसर्ट रहता है, फोर्थ हमारा अपडेट रहता है, फिफ्थ हमारा डिलीट रहता है। तो अब इनको हम डीपली में पढ़ते हैं कि ये क्या होता है, ठीक है। सर्च हमारा ऑप्शन वो होता है कि एल्गोरिथम, अगर आपको कोई भी डेटा, जैसे कि मैंने बताया कि एक लार्ज नंबर्स ऑफ डेटा है और आपको पर्टिकुलरली एक चीज ढूंढनी है, या एक नंबर आपको ढूंढना है, या एक फाइल आपको ढूंढना है, या एक पर्सन का नाम आपको ढूंढना हो प्रोग्राम के अंदर में, तो आप सर्च ऑप्शन से कैसे ढूंढ सकते हैं? आपको कुछ ढूंढना हो तो वो सर्च ऑप्शन से हम ढूंढ सकेंगे एल्गोरिथम के अंदर डाल के, ठीक है। शॉर्ट, दूसरी चीज आती है हमारी शॉर्ट ऑप्शन। शॉर्ट ऑप्शन क्या होता है कि अगर कोई एक और एक आइटम है, ठीक है, आप लोगों के पास में शॉर्टिंग जो होती है बहुत टाइप्स में हो सकती है, ठीक है। और वो हम उसको डेप्थ में हम यूनिट 4 में पढ़ेंगे। यूनिट 4 तो आपका पूरा सर्चिंग एंड शॉर्टिंग है, तो उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि सर्चिंग के भी 2 टाइप्स होते हैं, शॉर्टिंग के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उनको हम डेप्थ में पढ़ेंगे, ठीक है। शॉर्टिंग मतलब कि एक आइटम को शॉर्ट करना असेंडिंग वे में, डिसेंडिंग वे में, ठीक है। और
एक एक आइटम को पर्टिकुलरली जचाना, जैसे कि मेरा नाम जया सिंह है, सिंह जया कैसे होगा, जया सिंह कैसे होगा, तो पर्टिकुलरली हम शॉर्टिंग आइटम से ही शॉर्टिंग से ही हम लोग ये चीज समझेंगे। तीसरा आ गया हमारा इंसर्ट। इंसर्ट एल्गोरिथम क्या कहता है कि अगर आपको कोई भी आइटम अपने डेटा स्ट्रक्चर में या कोई भी आपको प्रोग्राम में जोड़ना है जो कि आप भूल चुके हो या आपको इंसर्ट करना हो प्रोग्राम के अंदर में, पहले तो आप एल्गोरिथम बनाओगे, एल्गोरिथम के बाद आपको प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करना होगा, तो आप इंसर्ट से मतलब आपको आप कैसे एक नए डाटा को इंसर्ट करोगे, तो वो इंसर्ट ऑप्शन से होगा। ठीक है। फोर्थ आता है हमारा अपडेट का। अपडेट क्या होता है, जैसे कि आपको पुराने वाले डेटा को चेंज करके एक नए डेटा को इंसर्ट करना है या अपडेट मारना है, तो हम वो अपडेट ऑप्शन से करते हैं एल्गोरिथम के थ्रू। फिफ्थ आता है हमारा डिलीट का। डिलीट का रहता है जैसे कि आपको अगर कोई चीज़ डिलीट करनी हो या तो डायरेक्ट पूरी एल्गोरिथम पूरी प्रोग्राम ही हटानी हो, तो वो एक डिलीट होता है। दूसरा डिलीट होता है कि पर्टिकुलरली आपको एक चीज़ डिलीट करनी हो, तो उसके लिए भी डिलीट ऑप्शन एक यूज़ किया जाता है। मेनली 5 ऑपरेशंस होते हैं, वही आपकी लिंक लिस्ट में भी काम आएगी। मेनली आपकी इंसर्ट अपडेट डिलीट मेनली 3 ही रहते हैं, दो अलग होते हैं सर्चिंग एंड सॉर्टिंग जो कि यूनिट फोर्थ में आपके यूज आएगी। बट आपको ये चीज देखना है कि इंपॉर्टेंट कैटेगरीज ऑफ एल्गोरिथम सिर्फ 5 ही होते हैं। सॉरी, इंसर्ट, शॉर्ट, अपडेट, डिलीट और सर्च। फिर सिर्फ 5 ऑप्शंस रहते हैं आप लोगों के पास में। अब फिर इसके बाद में हम पढ़ते हैं कि इसके बाद में हम पढ़ते हैं कि एग्जाम्पल्स देखते हैं हम यहाँ पे कि एग्जाम्पल्स कैसे करेंगे हम। राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड द मैक्सिमम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द एरे। इसका मतलब कि हमें बोला गया है क्वेश्चन में कि हमें एक एल्गोरिथम लिखना है जिसमें कि हम मैक्सिमम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स बताएं, जिसमें कि एक एरे के अंदर फिट। आपको पता है ना एरे क्या होता है, बस वही चीज होती है इसमें कि हमें एरे में बताना है, एक एल्गोरिथम लिखना है। तो पहले हम यहाँ पे स्टेप 1 क्या दिया हुआ है, स्टार्ट दी प्रोग्राम। पहले हम प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे। डिक्लेयर अ वेरिएबल मैक्स विद द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे। मतलब कि हम यहाँ पे एक वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे मैक्सिमम वैल्यू तक, जो कि एक एरे के फर्स्ट एलिमेंट को प्रेजेंट करेगा। फिर थर्ड में हमारा आता है कंपेयर मैक्सिमम विद द अदर्स एलिमेंट यूजिंग लूप। हम फिर कंपेयर करेंगे मैक्सिमम वैल्यू को अदर एलिमेंट से लूप के द्वारा, यूजिंग द लूप। स्टेप फोर्थ आता है हमारा इफ मैक्स smaller than array element value then change मैक्स टू न्यू मैक्स। अगर हमारा मैक्स एरे एलिमेंट से छोटा होता है तो हमारे मैक्स को न्यू मैक्सिमम वैल्यू में चेंज कर देना। और स्टेप फिफ्थ आता है हमारा इफ नो एलिमेंट इज लेफ्ट रिटर्न और प्रिंट मैक्स अदरवाइज गो टू स्टेप 3। मतलब कि अगर हमारे पास कोई भी एलिमेंट नहीं बचता है अब, ठीक है, तो उस एलिमेंट को रिटर्न करा दो या नहीं तो प्रिंट मैक्स वैल्यू करके आप प्रिंट करा दो कि भाई या तो ये वैल्यू इतनी हो गई है, या नहीं तो अगर वो नहीं मिले तो वापस से स्टेप 3 पे कंपेयर करा दो कि वो दूसरी वैल्यू को अदर एलिमेंट से मैच करके बताए कि ये वैल्यू इससे छोटी है या बड़ी है। देन स्टेप 6 एंड ऑफ सॉल्यूशंस हमारे पास प्रेजेंट हो जाएंगे। ठीक है। अब जैसे कि एग्जांपल सेकंड में हम देखते हैं राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड द एवरेज ऑफ 3 सब्जेक्ट्स। मतलब कि अब यहाँ पे हमें एल्गोरिथम बताना है कि 3 सब्जेक्ट्स के एल्गोरिथम से एवरेज हम कैसे बताएं। जैसे कि फर्स्ट स्टेप आता है हमारा स्टार्ट द प्रोग्राम। सेकंड में आता है डिक्लेयर एंड रीड 3 सब्जेक्ट्स, लेट से S1 S2 एंड S3। हमने यहाँ पे क्या लिया, 3 वेरिएबल्स लिए, S1 S2 S3। ठीक है, यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया और पहले हमने फिर रीड किया कि 3 सब्जेक्ट क्या हैं। स्टेप 3 में क्या आता है, calculate the sum of all the 3 subject values and store result in sum variable sum equals to S1 S2 S3। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिया कि यहाँ पे पहले हमने कैलकुलेट किया 3 सब्जेक्ट्स की वैल्यूज का, उसके बाद जो उनका रिजल्ट है उनको हमने सम वेरिएबल में
स्टोर कर लिया। जैसे कि हमने यहाँ फॉर्मूला क्या लगाया, सम इक्वल्स टू S1 S2 S3, हमने यहाँ पे थ्री सब्जेक्ट्स को ऐड किए, ऐड करने के बाद उनकी जो वैल्यूज आएगी वो सम के इक्वल्स में आ जाएगी। ठीक है। उसके बाद में स्टेप फोर्थ हमारा क्या रहेगा कि डिवाइड सम बाय 3 एंड असाइन इट टू द एवरेज वेरिएबल। मतलब कि पहले जो भी आपका आंसर S1 S2 S3 को मिला के आया होगा, उसके बाद उसको सम से डिवाइड कर दे। सम को डिवाइड करने के बाद आपके पास एवरेज आ जाएगा कि एवरेज आपके तीन सब्जेक्ट्स का क्या रहा है। ठीक है। स्टेप फिफ्थ रहेगा प्रिंट द वैल्यू ऑफ एवरेज ऑफ थ्री सब्जेक्ट्स। मतलब कि जो भी आपका एवरेज आया होगा सम को और थ्री सब्जेक्ट्स के रिजल्ट्स को मिला के, उसके बाद वो प्रिंट वैल्यू कर दो। ठीक है। और स्टेप सिक्स आएगा हमारा एंड ऑफ द सॉल्यूशंस। मेनली यही तो चीज है, कितना इजी है ये। अब आपको, जैसे कि मैं और एग्जांपल्स बताऊं। एग्जाम्पल लिया, प्रॉब्लम डिजाइन एंड एल्गोरिथम, टू नंबर्स टू ऐड। अगर यहाँ पे हमें एक एल्गोरिथम लिखना है जिसमें कि हमें बताना है कि हम दो नंबर्स का ऐड करा रहे हैं, तो पहले क्या करेंगे, पहले हम करेंगे कि स्टार्ट करेंगे। पहला स्टेप है हमारा स्टार्ट करने का। दूसरा आएगा कि जो भी हम नंबर्स को ऐड कराएंगे, पहले उनको तो इनिशियलाइज तो करें, उनको डिक्लेयर तो करें। तो क्या करेंगे यहाँ पे, डिक्लेयर द इंटीजर A B and C। ठीक है। उसके बाद थर्ड आएगा डिफाइन द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, ए और बी की वैल्यू को हम डिफाइन करेंगे। स्टेप थर्ड में क्या आएगा, फोर्थ में, सॉरी फोर्थ में क्या आएगा कि वैल्यू ऑफ ए और बी को हम प्लस करेंगे। ठीक है। और उनकी जो वैल्यू आएगी, ये हमारा स्टेप फिफ्थ होगा, जो उनकी जो वैल्यू आएगी उसको हम आउटपुट में शो कर देंगे। मतलब कि सी में दिखा देंगे, सी इक्वल्स टू A+B में। जैसे कि अगर हम प्रोग्राम लिखेंगे तब ये चीज आएगी, सी इक्वल्स टू A+B। देन हमारा क्या होगा कि जो भी सी की जो वैल्यू आई होगी ए और बी को प्लस करने के बाद में, उन वैल्यू को प्रिंट कर दो। और उसके बाद में हमारा लास्ट पॉइंट आ जाएगा कि स्टॉप कर दो। फर्स्ट और सेकंड क्या हुआ, स्टार्ट एंड स्टॉप। सेकंड पॉइंट में क्या आया, डिक्लेयर द इंटीजर A B and C। फिर बी, ए और बी की वैल्यूज को प्रिंट करो। देन फोर्थ में आएगा कि ए और बी को प्लस करो। फिफ्थ में हमारा जो भी ए और बी को प्लस करने के बाद में जो भी आंसर आया होगा वो हमारी सी होगी। ठीक है। फिर उसके बाद में जो सी की वैल्यू जब आ जाएगी तो सी की वैल्यू को प्रिंट करें, और उसके बाद में हमारा स्टॉप हो जाएगा। समझ में आई। बस बात इतनी सी है कि एल्गोरिथम बनाना बहुत इजी है, बस बात को समझना होगा आपको। पहले क्वेश्चन को इजीली समझ लो कि एल्गोरिथम बोलना क्या चाह रहा है, किस टॉपिक के ऊपर है। फिर उसके बाद में स्टार्ट स्टॉप और जो भी डिक्लेयर इनिशियलाइज वैल्यू देना चाहोगे वैल्यू देना। फिर उसके बाद में जो भी लास्ट में रिजल्ट आया होगा उसको, रिजल्ट को प्रिंट करवाना, पहले यही चीज रहती है। अब हम पढ़ेंगे नीड्स ऑफ डीएसए फॉर मैनेजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सच एज इन सोशल नेटवर्क्स और सर्च इंजन। डीएसए की नीड्स कहाँ पे होती है, डीएसए की नीड्स वहाँ होती है जहाँ पे पहले पहले ही बता चुकी थी मैं कि लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटास में होती है, जैसे कि सोशल नेटवर्क्स में या सर्च इंजन्स में। दूसरा हमारा आता है फॉर शेड्यूलिंग टास्क, शेड्यूलिंग टास्क टू डिसाइड विच टास्क अ कंप्यूटर शुड डू फर्स्ट। मतलब कि डीएसए की नीड तब आती है एक शेड्यूलिंग टास्क में, जबकि एक ये डिसाइड करता है कि कौन सा टास्क कंप्यूटर पहले करेगा। फॉर प्लानिंग, देन थर्ड प्लान आता है, थर्ड चीज आती है हमारी फॉर प्लानिंग रूट्स। जैसे कि लाइक एन जीपीएस सिस्टम टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम A to B। जैसे कि ये ग्राफ वाली पार्ट में आ जाएगा कि प्लानिंग रूट्स करना, कि लाइक अ जीपीएस सिस्टम कि पहले हमको यहाँ से कॉलेज जाना है, कॉलेज जाने के लिए कितने रास्ते हैं, एक इधर से ऐसे घूम फिर के जाओ, या एक सीधे जाओ, और या नहीं तो एक, मतलब कि एक साइड आएगा कि एक हाईवे से उतर के, बस पुलिया से उतर के फिर आपको जाना है, आपका कॉलेज आ जाएगा। मेनली यही चीज़ है प्लानिंग रूट्स के लिए। फॉर फोर्थ आ जाएगा हमारा फॉर ऑप्टिमाइजिंग प्रोसेस के लिए, सच एज अरेंजिंग टास्क सो दे कैन बी कंप्लीटेड एज क्विकली एज पॉसिबल। फॉर ऑप्टिमाइजिंग प्रोसेस मतलब कि एक डेटा को अरेंज करके रखना जहाँ पे कि हम अपने टास्क को एज सुन एज पॉसिबल कंप्लीट कर सके। फॉर सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम मतलब कि जितनी भी हार्ड से हार्ड प्रॉब्लम्स रहेगी उनको डीएसए बहुत क्विकली सॉल्व करता है। फ्रॉम फाइंडिंग द बेस्ट वे टू पैक अ ट्रक टू मेकिंग अ कंप्यूटर लर्न फ्रॉम द डेटा। ठीक है। अब डीएसए की एप्लीकेशंस हम पढ़ेंगे कि डीएसए की एप्लीकेशंस क्या होती है।
अब यहाँ पे रहती है डेटा स्ट्रक्चर्स आर मेनली यूज फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम्स, डेटाबेस सिस्टम्स, वेब एप्लीकेशन, मशीन लर्निंग, वीडियो गेम्स, cryptographic systems, data analysis, search engines, etc. Data structures and algorithms have wide-ranging application across various fields, fundamentals enhancing the efficiency and performance of systems. Mainly इसका मतलब क्या हुआ? डेटा डीएसए एप्लीकेशंस का मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि डीएसए कहाँ कहाँ यूज होता है। डीएसए आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट में होता है, वेब एप्लीकेशंस में यूज होता है, मशीन लर्निंग में होता है, एआई में होता है, वीडियो गेम्स में होता है, क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम्स में होता है, डेटा एनालिसिस में आपका डीएसए यूज होता है, सर्च इंजन्स में यूज होते हैं और एटसेट्रा एटसेट्रा। अब दूसरे पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है? डेटा डीएसए है वाइड रेंज एप्लीकेशन। मैंने आप लोगों को बताया पहले कि डीएसए एक बहुत बड़ा वाइड रेंजिंग एप्लीकेशंस है, उसमें बहुत सारे फील्ड्स यूज होते हैं। फंडामेंटल इनहेंसिंग द एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस ऑफ सिस्टम, जैसे कि लाइक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया, ठीक है, वेब डेवलपमेंट हो गया, डेटाबेस सिस्टम्स हो गए, नेटवर्किंग हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, ई कॉमर्स हो गया, फाइनेंशियल सर्विसेज हो गए, ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया हो गया और हेल्थ केयर हो गया। ये सब मैं आपको इसलिए नहीं समझा रही हूँ कि ये सिर्फ आपको रीडिंग ही मारनी है, ये चीज़ मेनली नहीं है। पर इसकी आप लोग एक बार रीडिंग मार लेना। मैंने बोला कि कमेंट करके मुझे, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को ये पीडीएफ आपके ऑफिशियल्स मेल्स में भेज दूंगी, हमारी टीम भी भेज सकती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है इंपॉर्टेंस ऑफ डीएसए। इंपॉर्टेंस ऑफ डीएसए हमारा क्या होता है? इफिशिएंट प्रॉब्लम सॉल्विंग। फर्स्ट हमारी रहेगी इफिशिएंट प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब कि डीएसए जो होता है, डीएसए हेल्प्स इन डिजाइनिंग इफिशिएंट सॉल्यूशन टू कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। मतलब कि जितनी भी हार्ड से हार्ड प्रॉब्लम्स रहेगी, हमारा डीएसए उसका बहुत ही अच्छा आंसर्स देता है। ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन बाय यूजिंग द राइट डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स यू कैन ऑप्टिमाइज रिसोर्सेज यूजेस सच एज मेमोरी एंड प्रोसेसिंग पावर। हम डेटा को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं एक राइट डेटा स्ट्रक्चर्स को लेकर और एक राइट एल्गोरिथम्स को लेकर। हम उससे सही सही एक रिसोर्सेज का ऑप्टिमाइज करा सकते हैं, जैसे कि एक मेमोरी को होना या प्रोसेसिंग पावर्स को होना। ठीक है। स्केलेबिलिटी आती है, प्रॉपर यूज ऑफ डीएसए इंश्योर दैट एप्लीकेशंस कैन हैंडल इंक्रीज डेटा और यूजर लोड। मतलब कि जितनी डेटा ज़्यादा तक बढ़ेगी या उनका यूजर्स लोड ज़्यादा होगा, तो हमारा डीएसए इंश्योर करता है कि हमारा एप्लीकेशन उसको बहुत ही अच्छे से हैंडल करके रखेगा। क्रूशियल फॉर टेक्निकल इंटरव्यूज। मास्टरी ऑफ डीएसए इज ऑफ्टन टेस्टेड इन कोडिंग इंटरव्यूज फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रोल्स। जैसे कि आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रोल्स में जाएंगे, मास्टरी ऑफ डीएसए जो होगा वो आपके इंटरव्यूज के टाइम में बहुत मेनली रोल निभाता है। फाउंडेशन एंड फॉर एडवांस टॉपिक्स। Concept in machine learning, artificial intelligence, and system design often rely on a strong understanding of डीएसए। मतलब कि बेसिक चीज़ है कि जब डीएसए के हमारा मेनली रोल मशीन लर्निंग में आ जाता है, एआई में आ जाता है या सिस्टम डिज़ाइन में आ जाता है, तो डीएसए एक हमारा स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग बहुत ही क्लियर होना चाहिए। जैसे कि मैं आज आप लोगों को समझा रही हूँ, तो मैं भी एक डीएसए पढ़ के गई हूँ। डीएसए लाइक एंड फैमिलर फैमिलर वे में, फैमिली वे में बोल रही हूँ मैं आपको कि डीएसए पहले शुरुआत में हमें भी हार्ड लगी थी, बट जैसे जैसे हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया था, वैसे ही हम लोगों को समझ में आने लगा था, चाहो जो कि हम आज आपको समझा रहे हैं। ठीक है। अगर आप लोगों को समझ आए तो मेनली सब्सक्राइब करना और लाइक एंड शेयर करना, राइट। अब हमारा मेनली ये सबसे बहुत अच्छा पार्ट है। ये क्वेश्चन पुट अप हो सकता है आपके 15 मार्क्स में कि टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। देखो, व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स रीड कर सकते हो भाई, 15 मार्क्स में आ सकते हैं। ठीक है। अब हम टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स यहाँ पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स मतलब डेटा स्ट्रक्चर्स आर कैटेगराइज इनटू टू टाइप्स बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द ऑपरेशंस दे सपोर्ट। हमारा जो डेटा स्ट्रक्चर है वो क्रिटिकली एक दो टाइप्स में बटा हुआ है, एक तो बेस्ड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स में और दूसरा ऑपरेशंस के ऊपर बेस्ड है। ठीक है। क्लासिफिकेशंस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर का आप मैंने दिखाया, जैसे कि आप लोग ये टेबल देख सकते हैं, मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर में आप लोग समझ सकते हैं कि हमारा यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर है। डेटा स्ट्रक्चर का दो टाइप्स है, एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और एक दूसरा आता है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में भी हमारे दो टाइप्स होते हैं, स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर एंड डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है। डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर हमारा मेन रोल होता है यूनिट 1 के अंदर में, जिससे कि इसमें क्विकी और स्टैक और लिंक लिस्ट आता है। ये जो
क्विकी स्टैक एंड लिंक लिस्ट जो है, इनका एक अलग से टॉपिक है यूनिट सेकंड में, जो कि मेन रूल होगा, इसको हम डेप्थ में भी जाके पढ़ेंगे लिंक लिस्ट के ऊपर में। लिंक लिस्ट में ही स्टैक और क्विकी एक अलग रोल निभाएगा, और डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर में यूनिट वन में क्विकी एंड स्टैक दोनों अलग अलग है, ठीक है। क्विकी एंड स्टैक से क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में आए थे, क्विकी से आया था, इस बार चांसेस है कि स्टैक के टाइप से आ जाए या लिंक लिस्ट में से मेनली आ जाए, ठीक है। और स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर में हमारा बिल्कुल सिंपल एक एरे रहता है। और अब हम यहाँ पे नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में देखें तो दो टाइप्स होते हैं, ट्री एंड ग्राफ, जो कि यूनिट थर्ड में आएगा आप लोगों के। ट्री बहुत सिंपल है एंड ग्राफ बहुत इजी है। वो भी मैं जब, जैसे जैसे हमारी यूनिट्स कंप्लीट होती जाएंगी वैसे वैसे मैं आपको ये प्रेजेंट करती जाऊंगी, ठीक है। अब हम डेप्थ में बढ़ते हैं कि भाई हमारा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर मतलब कि एरे। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को हम सीधा एक एरिया बोलते हैं, क्योंकि वहां पे बिल्कुल लीनियर वे में समझाई जाती है। अब पढ़ते हैं। अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स आइडेंटिफाइड बाय इंडेक्स स्टोर इन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशंस। They are great for quick access but less flexible in terms of साइजिंग, ठीक है। मतलब कि इसका मतलब पढ़ते हैं हम लोग कि एरे का मतलब क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट आइडेंटिफाई बाय इंडेक्स, मतलब कि 0 1 2 3 एंड 4 एंड 5 में जितने भी डेटा स्टोर्स होंगे कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशंस में। इसमें क्या होता है कि मतलब कि हमें इसमें एक्सेस करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, हम तुरंत ही कोई भी डेटा को तुरंत फाइंड कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। ये सारी जो हम लोगों ने बताई थी वही चीज यहाँ पे इम्प्लीमेंट होती है बाय एरे के द्वारा। लिंक लिस्ट हमारा क्या होता है, कंपोज ऑफ नोड्स डेट आर नॉट स्टोर्ड कंटिन्यूअसली बट आर लिंक्ड विद पॉइंटर्स। मतलब कि ये डायरेक्टली कंटिन्यूअस वे में नहीं रहता है, मतलब कि ये लीनियर वे में नहीं रहता है, ये नॉन लीनियर वे में रहता है। जैसे कि ये पॉइंटर्स के द्वारा, जैसे कि पॉइंटर्स का मतलब होता है लोकेशंस, लोकेशंस के थ्रू में ये लिंक लिस्ट बताता है, ठीक है। जिसमें कि इसमें क्या होता है, इंसर्ट और डिलीट करना, मतलब विदाउट रीऑर्गेनाइजेशंस के, इसमें लिंक लिस्ट में ज़्यादा हेल्प करता है। स्टैक मत का मतलब हमारा क्या हो गया, लास्ट एंड फर्स्ट आउट। मतलब these are based on the last in first out principle. They allow adding and removing elements only from the top of the stack, ideal for certain types of data processing like undo mechanism in text editors. स्टैक का मतलब हो गया हमारा, ये एक प्रिंसिपल को फॉलो करता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब कि जो लास्ट में जो कोई भी एक डेटा होगा पहले उसको लेगा, ठीक है। मतलब जो लास्ट इन जो जो लास्ट वाला डेटा होगा पहले वो जाएगा और उसके बाद में पहला आउट वही मारेगा। पहले कंप्यूटर लास्ट इन वाले को लेगा, उसको चेक करेगा, उसके बाद में दूसरे को भेजेगा, फिर उसके बाद जो होगा उसको लेगा, फिर उसको भेजेगा। जैसे कि पार्ट मतलब कि A B C D, लास्ट में क्या है, डी है, तो पहले डी वाले जो वेरिएबल है उसको चेक करेगा, अगर वो सही है तो फिर उसको आउट करेगा। फिर डी के बाद में सी आता है तो फिर सी को चेक करेगा, सी को भेजेगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर जीरो आएगा, ऐसे हमारा पैटर्न चलता रहेगा। इसी को हम स्टैक बोलते हैं। क्योंकि हमारा बिल्कुल बहुत ही इजी वे में इजी प्रिंसिपल होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो कि आप लोगों ने डीबीएमएस में पढ़ चुके होंगे। मेरे को नहीं लगता कि आप लोग इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। ऑपरेट ऑन द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल, ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के प्रिंसिपल को फॉलो करता है, जिसमें कि पहले एलिमेंट्स आर एडेड एट द बैक एंड रिमूव फ्रॉम द फ्रंट। मतलब कि आपका कोई भी एक एलिमेंट होगा A B C D, ठीक है। जैसे कि A B C D है और आपको नीचे में प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो क्विकी में कैसे करते हैं, क्विकी में जैसे कि A B C D है, तो पहला वाला जो वेरिएबल होगा ए को पहले यहाँ से खींचेगा कंप्यूटर, उसको चेक करेगा, चेक करने के बाद में आपके जो इधर डेटा जो होगा उस पे ए प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में बी को चेक करेगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, ई आएगा। मतलब जो पहले आपके कंप्यूटर के पास में लाइन में आके खड़ा होगा पहले उसको चेक किया जाएगा, उसके चेक करने के बाद में ही उसको आउट कर दिया जाएगा और उसको पहले नंबर पे लगाया जाएगा, दूसरे बॉक्स के एरे बॉक्स में डाल दिया जाएगा। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स हमारा क्या होता है, जैसे कि ट्रीज हो गया, ग्राफ्स हो गया। ट्रीज
क्या होता है, एक हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर जो कि एक रूट वैल्यू और सब ट्रीज ऑफ चिल्ड्रंस को बताता है या पेरेंट नोड बताता है, यूज फॉर फास्टर रिट्राइवल। ठीक है। और इसमें इंसर्शन और डिलीशंस करना बहुत ही ज्यादा इजी है, एक हायरार्किकल वे में करना। ग्राफ का क्या होता है, इसमें नोड्स वगैरह आ जाते हैं, नोड्स एंड एजेस। नोड्स को हम वर्टिसेस बोलेंगे और एजेस को तो आप लोगों को पता है, इसमें हम ग्राफ्स में कनेक्ट करते हैं और उनको बताते हैं कि हमारा क्या, जैसे कि आप लोग फिजिक्स वगैरह पीसीएम बैकग्राउंड से आए होंगे तो आप लोगों ने ग्राफ्स देखे होंगे, सर्किट्स देखे होंगे। तो ये थ्रू ग्राफ्स का वैसा ही रोल हमारा डीएसए में रहता है। ठीक है। जैसे कि ग्राफ का बना मैं समझा पाऊँ, जैसे कि कोई पार्टी है, जैसे कि आपकी क्लास के कोई चार पांच बच्चे हैं, पांच बच्चे हैं। ठीक है। यहाँ पे आपका एक बच्चा, जैसे कि आपका यहाँ पे एक बच्चा आता है। ठीक है। एक बच्चा यहाँ पे रिलेट करेगा, एक बी बच्चा यहाँ पे रिलेट करेगा, सी बच्चा यहाँ पे रिलेट करेगा और डी बच्चा यहाँ पे रिलेट करेगा। ठीक है। ये इससे कनेक्टेड होगा, ये दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स होंगे, ये इसके बेस्ट फ्रेंड होगा, ये भी बहुत अच्छे से कनेक्टेड रहेंगे। ये इसका बेस्ट फ्रेंड रहेगा, ये इससे बहुत अच्छे से कनेक्ट रहेंगे। और ये इसको बहुत अच्छा दोस्त मानते हैं, ये भी इससे कनेक्टेड रहेंगे। और ये इससे बहुत ज्यादा कनेक्ट रहेगा, ये इससे दोस्त रखते हैं, पर ये दोनों दोस्त नहीं होंगे। तो मतलब ये एक दूसरे को नहीं जानते, तो वही चीज ली हमारा ग्राफ हो गया। ठीक है। अब हम कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस मतलब कि कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस एक मेथड होता है कंप्यूटर साइंस के अंदर में, जो कि हम एक एल्गोरिथम को एक एफिशिएंटली मैनर्स में देखते हैं और उनको कंज्यूम करते हैं, जैसे कि एक टाइम में एक स्पेस में। ठीक है। एक ये डिटरमाइन करता है कि कैसे एक एल्गोरिथम परफॉर्मेंस देता है एज द साइज ऑफ द इनपुट्स, जैसे जैसे डेटा ग्रोज होते हैं, या विच हेल्प्स डेवलपर चूज द मोस्ट एफिशिएंट एल्गोरिथम्स फॉर अ गिवन प्रोग्राम। जैसे कि डेवलपर्स को हेल्प करता है कि कोई भी एक इजी सा एल्गोरिथम चूज करना जो कि एक प्रॉब्लम्स जो दिया हुआ है उस पर एक इफिशियंटली एल्गोरिथम डिसाइड करना। ठीक है। और स्केल इट फॉर अ लार्ज डेटा सेट्स, और ये मेनली एक लार्ज डेटा सेट्स के ऊपर में होता है। कॉमन मैट्रिसेस आर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब कि एक एग्जीक्यूशन टाइम पे हमारा बताता है, एक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बताता है जो कि मेमोरी यूजेस पे बताता है, एंड ऑफ्टन एक्सप्रेस यूजिंग बिग ओ नोटेशंस के ऊपर बताता है। बिग ओ नोटेशंस एक बार थोड़ा पढ़ के जाना। ये है हमारा थेटा, बिग ओ एंड बिग ओमेगा। आप लोगों ने अगर मैथ्स बैकग्राउंड से, तो आप लोगों को समझ में आता होगा कि थीटा हमारा यहाँ पे क्या है, बिग ओ नोटेशन हमारे यहाँ पे क्या है और बिग ओमेगा क्या है। राइट। बिग ओ नोटेशन जो हमारा वो होता है, ये कि अपर बाउंड होता है। अपर बाउंड मतलब कि ये रिप्रेजेंट करता है एल्गोरिथम को रनिंग टाइम के ऊपर में, और ये बहुत ही वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी बताता है, इंडिकेटिंग द मैक्सिमम टाइम एंड एल्गोरिथम विल टेक इट टू कंप्लीट। मतलब कि जो बिग ओ नोटेशन होता है ना, ये वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटीज को बताता है, और उसके साथ साथ में मैक्सिमम टाइम एंड एल्गोरिथम विल, मैक्सिमम टाइम लेता है कोई भी एल्गोरिथम को कंप्लीट करने में। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे आ जाएगा, O(n)(2) मीन्स द रनिंग टाइम ग्रोस नो फास्टर देन द क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ द इनपुट साइज n। अब हमारा ओमेगा नोटेशन क्या बताता है, ओमेगा नोटेशन रिप्रेजेंट करता है एक लोअर बाउंड ऑफ एन एल्गोरिथम को रनिंग टाइम के ऊपर में। इसका जो ओमेगा नोटेशन जो होता है, ये देखो ये क्या है, ये बिग ओ नोटेशन है। ठीक है। बिग ओ नोटेशन का मतलब कि ये भी एक अपर बाउंड है। ठीक है। एल्गोरिथम्स को रनिंग टाइम पे बताता है ये, बट इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी जो रहेगी, इसकी वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी। क्यों? क्योंकि ये मैक्सिमम टाइम लेता है और एल्गोरिथम को कंप्लीट करने में ज्यादा टाइम लगाता है। और ओमेगा नोटेशन का मतलब होता है कि ये भी एक लोअर बाउंड होता है। ये वाला अपर बाउंड था और जो ओमेगा नोटेशन था ये एक लोअर बाउंड था। ठीक है। ये भी एल्गोरिथम को रनिंग टाइम में बनाने की हेल्प करता है। बट डिस्क्राइब, और ये जो डिस्क्राइब करते हैं बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी को डिस्क्राइब करता है, और एक ये बहुत ही कम टाइम में एक एल्गोरिथम को कंप्लीट ले लेता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ओमेगा एन लॉग एन जो होता है मींस द रनिंग टाइम ग्रोज एटलीस्ट एज फास्ट एज एन लॉग एन। मतलब कि जो एन लॉग एन जो है, एक कोई एल्गोरिथम को कंप्लीट करने में इसने बहुत ही कम टाइम लिया है। थीटा नोटेशन हमारा आता है। थीटा नोटेशन मतलब क्या क्या हो गया कि ये हमारा अपर बाउंड और लोअर बाउंड दोनों को बताता है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जीरो
ब्रैकेट में 1 होती है, मतलब कि रिप्रेजेंट अ टाइट बॉन्ड ऑन द रनिंग टाइम, मीनिंग इट बाउंड्स द एल्गोरिथम्स परफॉर्मेंस बोथ फ्रॉम अबव एंड बिलो। मतलब कि मैंने आपको बताया है कि अपर बाउंड और लोअर बाउंड दोनों को पता आता है। इनके केस में कभी कभी जो एल्गोरिथम होगा वो ज़्यादा टाइम भी ले सकता है, और दूसरे केसेस में जो भी एल्गोरिथम होगा वो कम टाइम में भी सॉल्व हो सकता है, उसका एल्गोरिथम बहुत जल्दी से बन जाएगा। और इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो एक एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी में होती है, क्योंकि ये अपर और लोअर बाउंड्स को बताता है इसलिए। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ओमेगा एन मीन्स द रनिंग टाइम ग्रोज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनपुट साइज एन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि थीटा में जो होता है वो बेसिकली यहाँ पे ओमेगा, जैसे कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है 0 और यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है। ये हमारे इनपुट साइज एन मतलब कि 1 आ जाएगी। टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहती है, एक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रहती है, इसके बीच में डिफरेंशिएट आ सकता है, तो थोड़ा इसके ऊपर भी ध्यान देना। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी क्या होती है कि टाइम टेकन बाय द एल्गोरिथम टू सॉल्व द प्रॉब्लम, मतलब कि एक एल्गोरिथम को सॉल्व करने में कितना टाइम हमें लगाता है वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताती है। ये मेजर करता है कि मतलब ये मेजर करता है कि कितनी बार लूप्स को इटरेशन हुआ है, कितनी बार कंपैरिजन किया गया है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक ऐसा फंक्शन है कि जो कि डिस्क्राइब करता है अमाउंट ऑफ टाइम को एल्गोरिथम्स के ऊपर में, कि ये कितने एल्गोरिथम को कितने अमाउंट्स ऑफ इनपुट्स में इनपुट्स शो कर रहा है, ये भी एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताता है। टाइम कैन मीन द नंबर ऑफ मेमोरी एक्सेसिंग परफॉर्म द नंबर ऑफ कंपैरिजन बिटवीन इंटीजर्स एंड द नंबर्स ऑफ टाइम सम इनर लूप इज एग्जीक्यूटेड और सम अदर नेचुरल यूनिट रिलेटेड टू द अमाउंट ऑफ रियल टाइम द एल्गोरिथम विल टेक। मतलब कि टाइम कैन, यहाँ पे टाइम का मतलब ये भी हो सकता है कि मेमोरी एक्सेस भी परफॉर्म यहाँ पे कर सकता है, मतलब कि द नंबर ऑफ कंपैरिजन बिटवीन, मतलब कि यहाँ पे एक नंबर्स को इंटीजर्स के बीच में कंपैरिजन करना, या नंबर्स ऑफ जो नंबर है वो कितनी बार इनर लूप के अंदर गया है, कितनी बार एग्जीक्यूट गया है, वो सब हमारा टाइम बताता है, और कितने टाइम में बताता है ये भी हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताता है। अब हम पढ़ेंगे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कि स्पेस टेकन बाय द एल्गोरिथम टू सॉल्व द प्रॉब्लम, मतलब कि स्पेस का मतलब वो होता है कि हमारा एल्गोरिथम कितना प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कितना स्पेस लगा रहा है। इट इंक्लूड स्पेस यूज बाय नेसेसरी इनपुट वेरिएबल्स एंड एनी एक्स्ट्रा स्पेस, मतलब कि आप जो स्पेस लेते हैं वो कितना स्पेस लगा रहे हैं, और आप कितनी बारी अननेसेसरी या नेसेसरी आप कितनी बार इनपुट्स वेरिएबल्स को बताते हैं, वो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारा बताता है। ठीक है। डेट इज यूज बाय द एल्गोरिथम। फॉर एग्जांपल, इफ वी यूज हैश टेबल अ काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर वी नीड एन एरे टू स्टोर वैल्यू। सो अगर हम यहाँ पे हैश टेबल ले रहे हैं तो मतलब कि आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि हम कितनी वैल्यूज को यहाँ पे एरे के अंदर स्टोर कर रहे हैं। दिस इज एन एक्स्ट्रा स्पेस ऑक्यूपाइड हैंस विल काउंट टुवर्ड्स द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एल्गोरिथम। दिस एक्स्ट्रा स्पेस इज नोन एज ऑक्सिलरी स्पेस। अगर कोई भी आप एक्स्ट्रा स्पेस आपके प्रोग्राम में ऑक्यूपाइड होगा तो मतलब उसको भी काउंट किया जाएगा एल्गोरिथम के अंदर में, मतलब कि वो एक एक्स्ट्रा स्पेस को हम क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी स्पेस बोलते हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज अ फंक्शन डिस्क्राइबिंग द अमाउंट ऑफ मेमोरी स्पेस एन एल्गोरिथम takes in terms of the amount of input to the algorithms। ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज समटाइम्स इग्नोर्ड बिकॉज द स्पेस इज मिनिमल। मतलब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे कई बार कुछ केसेस में इग्नोर किए कर दिए जाते हैं, क्योंकि स्पेस जो होता है वो बहुत ही मिनिमल, एक बहुत छोटी सी चीज़ होती है जो कि कुछ कुछ टाइम में बहुत बड़ा इशू बन जाती है, बट हम उसको कई बार हम लोग इग्नोर कर चुके होते हैं। केस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। केस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी 3 टाइप्स के होते हैं, बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी, वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी। सॉरी, 2 टाइप्स के होते हैं। तो बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी में क्या होता है हमारा कि द बेस्ट केस सिनेरियो फॉर एन एल्गोरिथम इज द सिनेरियो इन विच द एल्गोरिथम परफॉर्म द मिनिमल अमाउंट ऑफ वर्क। एग्जाम्पल टेक्स द शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम यूजेस द लीस्ट अमाउंट ऑफ मेमोरी। मतलब कि बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी वही होगी जो कि कम से कम समय में एक एल्गोरिथम को कंप्लीट कर सकती है, और वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी वो हो सकती है जिसमें कि एक एल्गोरिथम को कंप्लीट कराने में ये ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ले सकती है, इसलिए वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी। और ज़्यादा से ज़्यादा स्पेसेस वगैरह या ज़्यादा इनपुट्स को शो करना, ये सारी चीज़ें काउंट कर सकती है, इसलिए ये वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है। और यहाँ पे क्या, analyzing the complexity of an algorithm, it is often more informative to study the worst case scenario as this gives a guaranteed upper bound on the performance of the algorithms। ये रीड है, मतलब कि बेसिकली बता रहा है कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम में मेनली वर्स्ट केस सिनेरियो जो होता है वो अपर बाउंड के लिए यूज होता है, और बेस्ट केस जो होता है वो लोअर बाउंड के लिए यूज किया जा सकता है। ये बस ये इस पे बताया है। नेक्स्ट में आते हैं हमारे
कंपेयर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डिफरेंट एल्गोरिथम्स। अब हम यहाँ पे ये मेनली ये चीज नहीं है, मैंने जो आपको बताया कि मेनली आपका चीज रहेगा डेटा स्ट्रक्चर के टाइप्स, ठीक है। और उसके बाद में डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स। और उसके बाद में आपका आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटीज, ये भी थोड़ा पढ़ के जाना डिफरेंस करके। मेनली कुछ नहीं पता कि क्या आ सकता है, ठीक है। 0 1 जैसे मैं आपको बताया था उस केस में, ये 0 1 का मतलब होता है कांस्टेंट टाइम, द एल्गोरिथम टेक्स द सेम अमाउंट ऑफ टाइम रिगार्डलेस द इनपुट साइज, ठीक है। ये सब आप रीड कर लेना। ओ लॉग एन वन का मतलब होता है लोगरिथमिक टाइम, द टाइम टेकन ग्रोस प्रोपोर्शनली टू द लोगरिथम ऑफ द इनपुट साइज। और 0 n का मतलब होता है लीनियर टाइम, द टाइम टेकन ग्रोस लीनियरली विद द इनपुट साइज, एग्जांपल ट्रेवर्सिंग एन एरे, लीनियर सर्च, ठीक है। ये सारा आप पढ़ लेना, ये मेनली इंपॉर्टेंट नहीं है सिर्फ रीडिंग करके लेके जाना, ठीक है। ये मेनली आपके कोर्स में इतना नहीं है। कंपेयरिंग एल्गोरिथम्स, इसको नहीं। अब हम यहाँ पे टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डिफरेंट एल्गोरिथम्स देखेंगे। जैसे कि हमारा यहाँ पे आ गया शॉर्टिंग एल्गोरिथम, बबल शॉर्ट में हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये होता है। जैसे कि देखो यहाँ पे ऊपर इसका मतलब क्या बताया गया है, इसका मतलब क्या बताया, एक्सपोनेंशियल टाइम, द टाइम टेकन डबल्स विद ईच एडिशन टू द इनपुट साइज, हाईली इनएफिशिएंट फॉर इवन मॉडरेटली साइज इनपुट। एग्जाम्पल्स ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स लाइक द ट्रैवलिंग सेल्स पर्सन प्रॉब्लम्स। ब्रूट फोर्स यहाँ पे एक एल्गोरिथम का टाइप होता है, उसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है। इसलिए यहाँ पे मैंने कहा कि एक बार इसको रीड कर लेना। देखो बबल शॉर्ट में ऐसा आप लोगों को पूछ सकता है, 2 मार्क्स में पूछ सकता है, व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बबल शॉर्ट। तो आपको ये सारे कॉम्प्लेक्सिटीज भी याद करके जानी है। ये लिख लेना आप लोग पीडीएफ्स में, ठीक है। इंसर्शन इन सब का मीनिंग्स ऊपर दिया हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। मर्ज शॉर्ट, क्विक शॉर्ट, हिप शॉर्ट, सर्चिंग में आ गया लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च में आ गया ग्राफ ट्रैवर्सिंग का आ गया, बीएफएस डीएफएस, अदर कॉमन एल्गोरिथम्स में आ गया, फैक्टोरियल्स में आ गया, फिबोनाची सीरीज में आ गया, ठीक है। और यही हमारा आज का रह गया है। बस आज के टॉपिक्स हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। जैसे कि पहले हम लोगों ने पढ़ा कि डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, एल्गोरिथम्स क्या होती हैं, एल्गोरिथम्स के बारे में पढ़ा हम लोगों ने, ठीक है। अब यहाँ पे टाइम्स एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डिफरेंट एल्गोरिथम्स, ये मेनली है, ये मेनली तुम लोग कॉपीज पर लिख सकते हो। जैसे कि हमने एल्गोरिथम्स के बारे में बताया, शॉर्टिंग के बारे में बताया, बबल शॉर्ट, इंसर्शन शॉर्ट, सिलेक्शन शॉर्ट, ये सारे 2 मार्क्स में आ सकते हैं। इसको लर्न करना बहुत जरूरी है। और जो भी अगर आप लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि 0 1 0 एंड लॉगिन क्या होता है, तो यहाँ ऊपर पे मैंने मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे आप समझ सकते हैं, ठीक है। कंपेयरिंग एल्गोरिथम्स मतलब, एंड कंपेयरिंग एल्गोरिथम्स द गोल इज टू चूज द वन विद द लोएस्ट ग्रोथ रेट इन द कॉम्प्लेक्सिटी क्लास, स्पेशली फॉर लार्जर इनपुट साइजेस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक 0 एंड एल्गोरिथम है जो कि जनरली ओवर करता है 0 एंड उसके ऊपर एल्गोरिथम फॉर द सेम टास्क पे, एज इट परफॉर्मेंस डिग्रेस लेस सर्वरली विद एन इंक्रीजिंग इनपुट्स। ये थोड़ा पढ़ के जाना आप लोग, ठीक है। इसको थोड़ा रीडिंग मारना, और कोई प्रॉब्लम्स होगी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी। आप लोगों को कोई भी डाउट्स होगी तो सिंपली मुझसे पूछ सकते हैं। और यहाँ पे हमने कंपेयर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डिफरेंट एल्गोरिथम्स पढ़ चुके हैं। ये सिर्फ रीडिंग करना आप लोग अच्छे से कर सकते हो, राइट, ठीक है। और यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी हो गया, जो कि हमें 2 टाइप्स की आती है, बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी, वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी। और यहाँ पे हम लोग स्पेस कॉम्प्लेक्सिटीज के बारे में पढ़ते हैं कि वो क्या होता है। टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज हमने पढ़ी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ी, फिर उसके बाद में थीटा नोटेशन पढ़ा, ओमेगा नोटेशन पढ़ा, बिगो नोटेशन पढ़ा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों ने कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस की, जो कि तीनों चीज उसी में आती है। ये भी पढ़ के जाना इंपॉर्टेंट हो सकता है, आ सकता है, कोई गारंटी नहीं है। हम लोगों में एल्गोरिथम्स आए थे, क्या पता कि आप लोगों में थ्योरी आ जाए, बट आप लोग इसको पढ़ के जाओगे तो एटलीस्ट ये रहेगा कि हाँ, कि आ सकता है, ठीक है। और डे 2 में हम लोग स्टैक और क्विकी को थोड़ा और डेप्थ में पढ़ेंगे, उनके टाइप्स को पढ़ेंगे, लीनियर स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे, लिंक लिस्ट को थोड़ा सा पढ़ेंगे, क्योंकि लिंक लिस्ट का एक अलग ही टॉपिक है, ठीक है। और ये हमारा रहेगा सारा एप्लीकेशंस, जो कि डीएसए का रहेगा कि किस किस चीज़ों पे, किस किस बेसिस पे वो काम करता है। रीडिंग कर लेना, क्योंकि डीएसए अगर आप लोगों को एआई के मेनली पे ऊपर काम करना है, डेटा साइंसेस के मेनली पे ऊपर काम करना है, तो ये चीज़ बहुत अच्छी होगी। और डीएसए को स्ट्रॉन्ग करो। अगर आप लोगों को डीएसए एक बार आ गई तो
रियली रियली आई एम सेइंग कि आप लोग बहुत खुश होगे, आप लोगों को खुद को अच्छा लगेगा। और कंपनीज जो भी आपसे इंटरव्यूज के रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगी और आप उसको फेस कर सकते हो, इतना मैं बता रही हूँ। और अगर आपको कोई और डाउट हो तो वो मुझसे पूछ सकते हो। जैसे कि देखो, ये हमारी फर्स्ट क्लास थी, फर्स्ट क्लास ऐसी ही रहेगी। दूसरी क्लास में मैं आपको और भी डेप्थ में बता दूंगी, और जो हमने आज पढ़ा है वो मैं कल थोड़ा और बता दूंगी, ठीक है। और मेनली हमारे, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, ठीक है। सब्सक्राइब भी थोड़ा करना। और जो भी स्टूडेंट्स जैसे कि डीएसए में पूरा मास्टरी करना चाहते हैं, तो ये वीडियोस देखें, उसके बाद में हमारी जो व्हाट्सएप चैनल है या इंस्टाग्राम चैनल है वहाँ पे हमें मैसेज करें। हम आपको एक एमसीक्यूज प्रोवाइड करवाएंगे। एमसीक्यू जैसे ही आप लोगों ने सॉल्व की और आप लोगों ने हमें एक प्रोजेक्ट्स दिया, जो हम प्रोजेक्ट आपको देंगे, अगर वो जैसे ही प्रोजेक्ट आपने हमें दे दिया, फिर उसके बाद में हम आपको हमारी जो वेंचर कंपनी है उससे हम आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि आपके रिज्यूम में ऐड हो सकता है और ये बता सकता है कि आप डीएसए में बहुत स्ट्रांग हो। और हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना थोड़ा हार्ड हो सकता है, क्योंकि हमारे खुद के जितने भी टीम मेंबर्स हैं वो खुद नहीं कर सके मेरे बनाए हुए खुद के क्वेश्चंस। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना और अच्छे से समझे। अगर नहीं समझ में आया तो फिर मुझसे पूछे। अगर किसी को भी नोट्स चाहिए तो मुझे डीएम करें, मैं उनके ऑफिशियल मेल में भेज दूंगी। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।